नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। बुलेटिन का आगाज करें, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। यूपी के 10 जिलों में बनेंगे हाईटेक कोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 15 दिन के अंदर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के दिए निर्देश। कहा, देश प्रदेश के लिए मॉडल बने नए न्यायालय भवन। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया खारिज। कोर्ट ने अर्जी को सुनने योग्य माना। 2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने किया नामांकन। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रहे मौजूद। रामपुर में 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। शिवपाल यादव से अखिलेश यादव ने की मुलाकात। डिंपल यादव रही मौजूद। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर हुई चर्चा। मैनपुरी दौरे पर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य। बीजेपी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना। कहा, बीजेपी पहले भी साजिश करती थी, आज भी करती है। मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया ब्रजेश पाठक का स्वागत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ क्षेत्रीय संगठन अध्यक्ष मोहित बेनीवाल भी रहे मौजूद। लखनऊ में 5 दिसंबर से होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सत्र के बाद निकाय चुनाव की अधिसूचना होगी जारी। शीतकालीन सत्र में जारी हो सकता है अनुपूरक बजट। लखनऊ में बीजेपी एमएलए ने सीएम को लिखा पत्र। सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने लिखा पत्र। यूपी पीसीआर एक्ट 2021 में संशोधन की मांग को लेकर लिखा गया पत्र। श्रद्धा हत्याकांड जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सीएम को पत्र। दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का हुआ आयोजन। आयकर विभाग के चेयरमैन ने किया मेले में स्टॉल का उद्घाटन। बरेली में पूर्व बीजेपी विधायक पप्पू भरतौल के घर पर हुआ हमला। बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ और हवाई फायरिंग की। पप्पू भरतौल को दी जान से मारने की धमकी। रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार ने आजम का नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए लिखा पत्र। आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को लिखा पत्र। गाजियाबाद की डासना जेल में 140 बंदियों में एचआईवी की हुई पुष्टि। 5500 बंदियों में से 140 में हुई एचआईवी पॉजिटिव। एचआईवी संक्रमित 35 बंदियों में टीबी की भी हुई पुष्टि। रायबरेली में कूड़े के ढेर में मिली भारी संख्या में सरकारी दवाएं। सरकारी दवाएं मिलने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को दी सूचना। गाजीपुर में तहसील प्रशासन ने आइस फैक्ट्री को किया सीज। 2 बकायेदारों को किया गया गिरफ्तार। हरदोई में दुकान में चोरी करते महिला का वीडियो हुआ वायरल। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। हरदोई में नाली में फंसे स्कूटी को निकालते समय छात्र को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। हादसे में छात्र की हुई दर्दनाक मौत। छात्र की मौत के बाद लोगों ने सड़कों को किया जाम। लखनऊ में दबंग राजन सिंह ने युवक को जमकर पीटा। राजन सिंह पर युवक पर डंडों और बेल्टों से मारने का लगा आरोप। पुलिस में तहरीर देने के बाद भी पीड़ित का नहीं हुआ मुकदमा दर्ज। अलीगढ़ में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। एसडीएम ने वायरल वीडियो की जांच कराकर कार्रवाई की कही बात। बरेली में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में हुआ जोरदार हंगामा। ट्रेन में चढ़ने के दौरान टीटीई ने फौजी को दिया धक्का। फौजी को गंभीर हालत में मिलिट्री अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुस्साए फौजियों ने ट्रेन रोककर किया हंगामा। फतेहपुर में बस ने मारी साइकिल सवार नाना और नाती को टक्कर। हादसे में दोनों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मौत के बाद लोगों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। एटा में प्रेग्नेंट विवाहिता की पीट कर हत्या। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अयोध्या में कार सवार ने ओवरटेकिंग के दौरान मारी टक्कर के बाद कई मीटर तक बाइक और बाइक सवारों को घसीटती ले गई कार। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार को किया गिरफ्तार।
जालौन में बाइक सहित तालाब में गिरा युवक, तालाब में डूबने से हुई युवक की मौत। बाइक का संतुलन बिगड़ने से तालाब में डूबा युवक, तालाब में शव देख ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2 छात्रों के बीच क्रिकेट खेलते समय हुआ विवाद में छात्र ने दूसरे छात्र का फोड़ा सिर। विवाद के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में बाकी छात्रों ने जमकर किया हंगामा। मथुरा में पड़ोस के रहने वाले युवक ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। और अब खबर विस्तार से। हिमाचल के बाद गुजरात चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ गई है। कल से गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। गुजरात के मोरबी, भरूच, सूरत में चुनावी रैली को सीएम योगी संबोधित करेंगे और वहां पर बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम स्टार प्रचारकों में शामिल है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में कार्य हो रहा है, उसी को देखते हुए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री का नाम शामिल किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे भी कुछ कहते हैं तो लोग उन्हें बड़े ध्यान से सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव, रामपुर और खतौली विधानसभा उपचुनाव के फतह के लिए जबरदस्त चक्रव्यूह तैयार किया है। यूपी उपचुनाव की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल ली है। सीएम योगी ने तीनों सीटों पर प्रचार करने का ठाना है। मैनपुर, रामपुर और खतौली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारने की तैयारी की है और यही नहीं, तीनों सीटों पर प्रचार के लिए योगी के मंत्रियों की पूरी फौज मैदान में उतरने को तैयार है। अजीत पाल, राकेश सचान, असीम अरुण को मैनपुरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रतिभा शुक्ला, जयवीर सिंह, संदीप सिंह भी मैनपुरी में दिखेंगे। कपिल देव अग्रवाल, नरेंद्र कश्यप, जशवंत को खतौली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिनेश खटी, गुलाब देवी को भी खतौली की जिम्मेदारी मिली है। बलदेव औलख, जितिन प्रसाद को रामपुर की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश खन्ना, धर्मपाल सिंह को भी रामपुर की जिम्मेदारी मिली है। इटावा से अगली खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की हुई मुलाकात के दौरान डिंपल यादव भी साथ में रही मौजूद। शिवपाल यादव के आवास पर करीब 1 घंटे तक हुई मुलाकात के बाद अखिलेश और डिंपल के चेहरे पर दिखा उत्साह। कयास लगाए जा रहे हैं कि चाचा ने बहू को अपना आशीर्वाद दे दिया है। मुलाकात के बाद कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन ट्वीट जरूर आया। शिवपाल, अखिलेश और डिंपल ने मीडिया से दूरी बना करके रखी। शिवपाल यादव ने मुलाकात के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। तो ये ट्वीट हम दिखा रहे हैं, शिवपाल यादव की ओर से ट्वीट किया गया। जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। सीधे तौर पर साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि अब शिवपाल यादव साथ देंगे डिंपल यादव का। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था, वो ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं। नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। भले ही उन्होंने शिवपाल यादव का नाम ना लिया हो अपने ट्वीट में, लेकिन संदेश साफ था। मैनपुरी उपचुनाव पर शिवपाल यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि जिस बाग को उन्होंने सींचा है, खुद नेताजी ने सींचा, उसी बाग को अब हम अपने खून पसीने से सींचेंगे। तो ये ट्वीट चाचा शिवपाल की ओर से किया गया और इसी के साथ साथ अखिलेश यादव की ओर से भी ट्वीट किया गया। अब आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं अगली खबर की। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने नामांकन दाखिल किया। आकाश सक्सेना कलेक्ट्रेट पहुंचे और पर्चा भरा। इस दौरान उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे। इस दौरान रामपुर उपचुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रत्याशी आकाश कुमार सक्सेना के नामांकन पे इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद हैं। सर, आज आपने नामांकन कराया है, सर क्या लगता है इस बार जीत होगी? सर
और 100% आकाश सक्सेना जी यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी और पहली बार रामपुर विधानसभा में सर लोगों का कहना है कि 45 साल के इस किले को क्या तोड़ पाएंगे आप, क्या कैसा लगता है? किला किसी का जो है वो आज तक न बचा है और न बचेगा। जहाँ तक सवाल है, एक चीज समझ लेना चाहिए कि जो लोग नो बॉल की बेवकूफ़ी करते हैं और हिट विकेट की बदहवासी करते हैं वो मैदान से बाहर थे आप थे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने कहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। प्रत्याशी रामपुर से अगली खबर, उपचुनाव पर सपा नेता आजम खान का भी बयान सामने आया। 45 सालों तक आपने साथ दिया, आज सवाल किसी की हार जीत का नहीं है, जुल्म और सितम की हद हो गई है। तो आजम खान ने ये अपने संबोधन में कहा और कहा जाता है कि आजम खान जो अपने संबोधन में कहते हैं उसका खासा प्रभाव भी पड़ता है और इसी के साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है हम आपको सुनवाते हैं। तो आजम खान ने कहा कि जुल्म और सितम की हद हो गई है, आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमेशा हमारा साथ ऐसे ही देंगे। तो रामपुर की सीट पर रण बड़ा दिलचस्प होने वाला है। इधर रामपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने न्यूज़ वन इंडिया पर खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, ये सुनवाते हैं। जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश कुमार सक्सेना इस वक्त नामांकन कराने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ अंदर जा चुके हैं। इस वक्त उनके कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, जो बड़े नेता हैं मुस्लिम चेहरे वो भी यहाँ मौजूद है। मैं उनसे एक एक कर जानूंगा क्या तैयारियां हैं। इस वक्त आप नामांकन कराने आए, क्या कहना है? आकाश सक्सेना की विजयी होगी और अच्छे वोटों से जिताएंगे। किस बात पे विजय को चाहते हैं? क्या ऐसे मुद्दे उन्होंने आपके सामने रखे जिससे आप विजय चाहते हैं? ऐसे तो कोई भी कहते हैं विजय होगी। ये है कि वो विकास भी कराएंगे और उनके पापा भी विधायक रहे यहाँ पर, उन्हें भी बहुत विकास कराया। चलिए, पापा के विधायक होने की वजह से वो जीतेंगे, आप बताइए क्या कहना चाहिए, किस वजह से? भाजपा का काम अच्छा है। भाजपा के काम पे आकाश कुमार सक्सेना जीतेंगे। अपने काम की मैं बात करूं तो आकाश कुमार सक्सेना का क्या योगदान है यहाँ रामपुर में? आकाश कुमार सक्सेना जी हमारी भैया जो एक सेकुलरिस्ट है, उन्होंने हिंदू मुसलमान को एक साथ लेकर चला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहजेब खान। शाहजेब खान, लोग कहते हैं कि वो हिंदूवादी नेता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो उनके साथ काफी टाइम समय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं करा है और वो एक बिजनेसमैन आए, वो रामपुर को कारोबार देना चाहते हैं, इसलिए वो इलेक्शन में आए हैं और इस बार इंशाल्लाह बहुत मजबूत तरीके से जीतेंगे। क्या कहना है? इस बार इतिहास रचा जाएगा। आकाश भैया के लिए ही लोगों की ज्यादातर राय है। मेरे साथ और भी मुस्लिम नेता यहाँ मौजूद है, मैं उनसे जान लेता हूँ क्या कहना चाहेंगे सर। आज जो नामांकन हमारे आकाश सक्सेना यानी भाजपा प्रत्याशी दाखिल करने आए हैं, ऐतिहासिक नामांकन है और अब की बार रामपुर विधानसभा की ऐतिहासिक जीत होगी। वजह यह है कि 41 साल से जिस शख्स ने अपना रामपुर वालों को सिर्फ गुलाम बना के रखा है, आज उससे हमें आज़ादी मिलने का दिन है और 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो यहाँ से समाजवादी पार्टी का बिल्कुल सफाया होगा। किस काम के बूथे पे वोट मांगने जाएंगे और कैसे जीतने की कोशिश? हम काम मांग रहे हैं। हमें देखिए, रामपुर में क्या पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के मकान 2.5 लाख वाले मकान कितने बन गए और रामपुर में 11,500 मुसलमानों का मकान बना है। उससे कहीं ज्यादा तो मुकदमों में लोग जेल भेज दिया गया, क्या कहेंगे? जेल सबसे ज्यादा भेजा है फर्जी मुकदमों में आजम खान ने। समाजवादी पार्टी की सरकार में 10 लाख के जेल गए हैं लोग रामपुर के, जिन्होंने विरोध किया आजम खान पे 2.5 किलो चरस लगाई है। आज भी रामपुर में जेल में सजा काट रहे हैं वो लोग। भाई, क्या ऐसा आकाश कुमार सक्सेना के काम है जिसके बूथे पे मुस्लिम उन्हें वोट दे, और वोट क्यों दे मुस्लिम? देखिए, मैं बताऊं आपको, मुस्लिम वोट यूँ देगा कि रामपुर का मुसलमान अब इस वक्त विश्वास से उठ चुका है रोज उपचुनाव से। कभी अपनी बीवी को खड़ा कर रहे हैं, कभी किसी को, और ये बड़े मियाँ जो है, बड़े मियाँ का टाइम अब निपट चुका है। इनका अब आने वाले टाइम में भी, क्योंकि 9.5 साल निपट चुका है। बड़े जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रावस्ती दौरे पर रहे लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद का संगठन के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री
जितिन प्रसाद ने जनप्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की और कलेक्ट्रेट के सभागार में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों संग समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान अधिकारियों से संवाद करते हुए कहा कि अधिकारी कान खोल करके सुन ले, सड़कों को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अब न बरसात है ना ही बाढ़ का, यही मौसम है जिस मौसम में काम किया जा सकता है और रात दिन यानी 24 घंटे काम करें और श्रावस्ती की सड़क को वर्ल्ड क्लास की सड़कें बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये मोदी और योगी की सरकारें जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। यहाँ पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सौभाग्य है कि श्रावस्ती जनपद में आने का अवसर मिला है और आज मुख्य उद्देश्य यहाँ, जैसे कि आपको ज्ञात है, कुछ दिन पहले भारी वर्षा और बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश में काफ़ी जनपदों में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, विभाग का मानना है युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा, सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत। और यहाँ आज मैं उसी की समीक्षा के लिए जनपद में आया हूँ। बिंदवार सभी सड़कों की प्रगति की रिपोर्ट ली जाएगी, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं वो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी और मैं स्पष्ट कर दूं कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है। अगर कहीं कोई कमी पाई गई तो उसकी जवाबदेही करके कार्रवाई की जाए। मंत्री जी, कहीं कहीं अभी सड़कें में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, काम भी गुणवत्ताहीन हुआ, इस पर क्या? उसके लिए ही आज समीक्षा कर रहे हैं और अगर कोई आपको सुझाव देना है कहाँ कमी है वो मैं। मुजफ्फरनगर से अगली खबर आपको बता रहे, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने रालोद प्रत्याशी का चिट्ठा खोला है। ऐसे बाहुबल मुजफ्फरनगर की हर गली में हैं। रालोद प्रत्याशी पर चोरी, लूट, डकैती, अपहरण जैसे 50 केस दर्ज है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आगे क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। इस क्षेत्र में एक बाहरी विधायक देखा भाई, बाहर से आके बन गया था, आपने बनाया था कतौली वालों ने। 5 साल फरीदाबाद में टायर घिसते रहे, जूते घिसते रहे, तुम कोई पाया नहीं समझ। फिर हमने गलती कर दी, एक इंपोर्टेड पीस हमने बना दिया। 5 साल फिर फरीदाबाद मीरापुर वाले ढूंढते फिरे। और भाई इसका देख लियो, कहां ढूंढोगे कहां नहीं ढूंढोगे। ये बाहर से आ जाए, पता नहीं क्या करने आवे। चूंकि हमारी भी गलती रही है, भारतीय जनता पार्टी ने भी हेलीकॉप्टर उम्मीदवार उतारे, इसलिए मैं ऐसी बात नहीं करता अगर दूसरे पार्टी नहीं करिए। इस क्षेत्र में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में बड़ा फैसला आया है। वाराणसी कोर्ट में मामले में फैसला सुनाया गया है। वाराणसी कोर्ट ने अर्जी को सुनने योग्य मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। मामले में 2 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उस मामले को पोषणीय माना है और उसी आधार पर याचिका को खारिज किया है। इस मामले की सुनवाई बीते 14 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने की थी। तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। बता दें कि इस मामले की सुनवाई बीते 14 नवंबर को सिविल जज इंजीनियर सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की कोर्ट ने की थी। तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामला नियमित सिर्फ पूजा को लेकर के था, जबकि इस केस में ज्ञानवापी मस्जिद के टाइटल को लेकर है। इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये मुकदमा कोर्ट खारिज कर देगा, लेकिन अभी के लिए कोर्ट इस मामले में आगे भी सुनवाई करने जा रहा है। पहले उनके पूजा पाठ की अनुमति दी जाए और फिर धीरे धीरे हर बिंदुओं पर हम बात करेंगे, जिससे वो पूरा मंदिर परिसर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो और पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। निसंदेह सभी के पास रास्ते खुले हुए हैं, वो जहाँ जाएंगे वहाँ हम उनका विरोध करेंगे। जैसे हमें यहाँ जीत मिली है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे तो विजय हिंदुत्व की ही होगी। उसमें कोई आधार नहीं है, ये मुकदमा प्रोसीड करेगा। तो जो मुकदमे के अगले स्टेप होते हैं, इशू बनेगा, तंत्री बनेगा, वाद बिंदु बनेगा, बहस होगी, गवाहियां होंगी और फैसला आएगा। तो ये ज़्यादा जल्दी से जल्दी ये मुकदमा अपने अंजाम तक पहुंचेगा। उसका मार्ग प्रशस्त हो गया है।
एटा से अगली खबर आपको बता रहे, पुलिस ने एटीएम काटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया। लूट के 11 लाख रुपए समेत 3 एटीएम लुटेरों को गिरफ्तार किया। गिरोह के सदस्यों के कब्जे से 11 लाख नकदी भी बरामद की गई है। 3 अवैध हथियार, 1 कार, 2 गैस सिलेंडर समेत 1 गैस कटर बरामद किया है। डीआईजी अलीगढ़ दीपक कुमार ने बड़ा खुलासा किया है और खुलासा करने वाली टीम को इनाम दिया है। डीआईजी ने पुलिस टीम को 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया है और उन्हें उनकी कार्य की सराहना भी की है। एक्सिस बैंक के एटीएम को 17 दिन पहले काट करके 26 लाख रुपए की लूट की गई थी। थाना कोतवाली का पूरा मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी जिले के नवाबगंज तहसील के देवा थाना क्षेत्र के खुजराव गांव में गिरोह बनाकर फर्जी तरीके से जमीन खरीद और बिक्री का एक व्यक्ति पर आरोप लगा था। राष्ट्रीय गौरक्षा परिषद की महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने इस मामले की बाराबंकी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। महिला का आरोप है कि अविनाश मौर्य नाम का व्यक्ति गिरोह बनाकर जमीन की खरीद फरोख्त कर रहा है। ये व्यक्ति अपने आप को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का रिश्तेदार बताता है, जिसके चलते इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मामले का संज्ञान लेकर बाराबंकी जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने उप जिलाधिकारी नवाबगंज को मामले में 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश जारी किया था, जिसके बाद लेखपाल के द्वारा पूरे मामले में रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसमें बताया गया कि अविनाश मौर्य भूमाफिया प्रवृत्ति का व्यक्ति है और सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करने के आरोप में लेखपाल द्वारा पहले ही केस दर्ज करवाए जा चुके हैं। वहीं लेखपाल की रिपोर्ट जैसे ही एसडीएम कार्यालय में आई तो बाराबंकी के उप जिलाधिकारी ने लेखपाल का ही तबादला कर डाला। हरदोई जिले में अफसरों की मनमानी और भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला संडीला से सामने आया, जहां एसडीएम ने सारे नियम व कानून को ताक पर रखकर 2 आदेश जारी कर दिए, जिसमें 10 दिन के लिए खनन माफिया को मिट्टी खनन करने की अनुमति दे दी है और लाखों रुपयों के वारे न्यारे कर लिए गए हैं। इस बंदरबाट को लेकर जबकि इसकी सुगबुगाहट डीएम को लगी तो डीएम ने एसडीएम को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने एसडीएम संडीला देवेंद्र पाल सिंह को नोटिस जारी करते हुए लिखा है कि 14 मई 2022 को बर्जर पेंट इंडिया इंडस्ट्रियल एरिया में 7,000 घन मीटर मिट्टी खनन का आदेश आपके द्वारा दिया गया था, जबकि जनपद भर में जिलाधिकारी के आदेश से खनन करना प्रतिबंधित था। बावजूद इसके 10 दिन की अनुमति एसडीएम के द्वारा प्रदान की गई है। अलीगढ़ में करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब करणी सेना हिंदुओं को नहीं प्रताड़ित होने देगी, हिंदुत्व को प्रताड़ित करने वालों को स्वयं सजा देगी करणी सेना। हाथ के बदले हाथ, गर्दन के बदले गर्दन। दरअसल दिल्ली में हुई श्रद्धा की हत्या को लेकर अलीगढ़ में लोगों का प्रदर्शन जारी है। तो करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब हिंदुओं को और प्रताड़ित नहीं होने दिया जाएगा। जैसा बर्ताव हिंदुओं के साथ किया जाएगा वैसा ही बर्ताव हिंदुओं के साथ गलत बर्ताव करने वालों के लिए होगा। तो करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का ये बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि हाथ के बदले हाथ और गर्दन के बदले गर्दन काटी जाएगी। अब करणी सेना हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं होने देगी। हमने देखा है कि करणी सेना पहले भी हिंदुत्व के लिए और उनके हकों के लिए लड़ती हुई नज़र आती है, मुखर नज़र आती है। कट्टर हिंदुत्व की करणी सेना बात करती है। अब करणी सेना हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं होने देगी। हालांकि इस पूरे स्टेटमेंट को कैसे देखा जा रहा है ये सबसे बड़ा सवाल। और जब से श्रद्धा वॉकर की हत्या की गई है तब से तमाम हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में करणी सेना भी प्रदर्शन कर रही है। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का ये बड़ा बयान है कि अब करणी सेना हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं होने देगी। ये वही करणी सेना है जिसने पद्मावत को लेकर के कई बड़े सवाल खड़े किए थे, पद्मावत मूवी को लेकर के बड़े सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा और भी बॉलीवुड में जैसी मूवीज़ हैं जो कि हिंदुओं के प्रति गलत छवि को दर्शाती हैं,
उसको लेकर के भी करणी सेना सदैव बात करती नजर आती है। नोएडा कुत्तों द्वारा बच्चों के काटने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और आज नया मामला सामने आया है। बीजेपी नेता अनुज शर्मा की 7 वर्ष की बेटी पर हमला किया गया। सेक्टर 47 में बच्ची के ऊपर कुत्ते ने हमला किया। बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची अपने नानी के घर जा रही थी। पड़ोस में रहने वाले पालतू कुत्ते ने हमला किया। घायल अवस्था में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सेक्टर 49 थाना क्षेत्र का पूरा मामला। घटना के बाद नोएडा अथॉरिटी ने भी संज्ञान दिया है और नोटिस भी लगाया है, जुर्माना भी लगाया है। तो पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सेक्टर 49 थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर नोएडा में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मामले पर नोएडा अथॉरिटी ने भी संज्ञान ले लिया है। निशांत ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, कुत्तों का लगातार आतंक बना हुआ है, तमाम रूल्स भी मालिकों को बताए जा रहे हैं, बावजूद इसके घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, लगातार नोएडा हाईटेक सिटी के अंदर ये कुत्तों का जो आतंक है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से घटनाएं लगातार आ रही हैं, पूर्व में भी कल भी घटना हुई, आज भी घटना हुई। एक 7 वर्ष की बेटी जो बीजेपी नेता अनुज शर्मा है, उनकी बेटी को पर कुत्ते ने हमला कर दिया एक पौष इलाके के अंदर, सेक्टर 47 के अंदर, और बुरी तरीके से बच्ची को घायल कर दिया जाता है। हालांकि जो बच्ची है वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। जब वो बच्ची अपनी नानी के घर जा रही थी तो पड़ोस में रहने वाले एक पालतू कुत्ते ने ये हमला किया और उसको अस्पताल में ले जाया गया, उसका उपचार कराया गया। हालांकि उसके पिता के द्वारा एक शिकायत दी गई है, इसमें FIR दर्ज की गई है। हालांकि अभी इस FIR का क्या फर्क पड़ेगा और क्या मालिक समझ पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। निशांत, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।